आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। मसाइल जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते ही हैं और बात जब पहुंच जाती है कानूनी मसाइल तक, कानूनी पेचीदगियों तक, तो इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए कि न्यूज़ 18 उर्दू आपके लिए कानूनी मशवरों के लिए खास प्रोग्राम वकील साहब लेकर आया है, ताकि आपकी कानूनी पेचीदगियां, कानूनी मसाइल किसी हद तक हल की जा सकें। फिर आपका अपना वकील तो है ही, ताकि आप एक कुछ हद तक मालूमात के तहत हमारे सीनियर वकील फारूक खान साहब जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके कानूनी मशवरों के साथ आप अपने वकील से अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील फारूक खान साहब। फारूक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही हम कुछ कॉलर्स को भी जोड़ेंगे। आप अपने कानूनी मशवरे लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन खुली है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, आप अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जिनका अपना तजुर्बा है, जिनकी अपनी एक कोशिशें, मेहनत है, और वो न्यूज़ 18 के साथ जुड़कर आपके कानूनी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आप उनसे मशवरा जरूर लें, चाहे आपके मसाइल कुछ भी हों। अगर कानूनी है तो जरूर आपको मशवरा मिलेगा। तो कुछ कॉलर को जोड़ेंगे। कॉलर जैसे ही जुड़ेंगे, फारूक साहब, जिस तरह के मसाइल लॉकडाउन में नजर आ रहे हैं, कई लोगों की केसेस जो है रुके हुए हैं, कुछ अपील नहीं कर पा रहे हैं और वकीलों से मुलाकात नहीं हो रही है। लॉकडाउन जब पूरी तरह से खुलेगा, अदालतें काम करेंगी बाकायदा पूरा, किस तरह के मशवरे आप देंगे? जो पेचीदगियां, रुकावटें आई हैं, उसके लिए क्या मशवरा देंगे आम लोगों को जिनके मसाइल हैं कानूनी? देखिए, इसमें जिलानी साहब, पहले बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें मैं आपको दो तीन बातें बताऊं कि जहां तक ये लॉकडाउन का मामला है, तो हमें ये समझना होगा, और मैं चाहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को समझें कि जस्टिस नहीं होता लॉकडाउन में, मतलब जस्टिस बंद नहीं होता लॉकडाउन में, मतलब जस्टिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। जी जी। हैविंग सेड दैट, इसके ताल्लुक से मैं बताऊं आपको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, अदालत उस्मा और अदालत आलिया, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, ये सारी कोर्ट्स फंक्शन कर रही हैं, करती रही हैं डे 1 से, और अभी भी कर रही हैं। बस ये थोड़ा सा लोड को कम करने के लिए, ताकि जो लोग वहां, सब लोग इस जो वबा है इससे महफूज रहें, उन्होंने इसको कर दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो आपको पहले, अगर कोई इस पीरियड में मुकदमा फाइल करना है, तो आपको पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होता है, रजिस्ट्रार को, कि आपका मैटर एक्सट्रीम अर्जेंट है, मतलब इसका अभी सुना जाना लाजमी है, जरूरी है जी। तो अगर आप कोई ऐसा मैटर है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं, और फाइल करने के बाद अपना मुकदमा सुनवा सकते हैं। अब बात आती है रेगुलर मैटर्स की। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो नए मैटर्स की रेगुलर अपील्स हैं, जो अर्जेंसी में नहीं आती, मतलब कानून के निगाह में उसको एक्सट्रीम अर्जेंट नहीं माना जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स जो मुद्दई है उसके लिए तो चाहे वो मुकदमा, चाहे कानून के निगाह में, कोर्ट्स के निगाह में वो कितना भी गैर जरूरी हो, लेकिन उसके लिए तो बहुत जरूरी है। तो उसका मामला ये बनता है कि उन लोगों को अभी इंतजार करना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त जब हम इस जो परेशानी है, जो ये एक पैंडेमिक है, जब इससे बाहर निकल जाएंगे, कोर्ट्स जब रेगुलर फंक्शन करने लगेंगे, तो हम फाइल कर देंगे। अभी कोर्ट्स ने बहुत चीजें बेहतर की हैं। समर वैकेशन को खत्म कर दिया है, करीब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, सारी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने खत्म कर दिया, तो चीजें बहुत बेहतर हैं, और उम्मीद है कि चीजें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर कुछ अर्जेंट है तो आप अभी भी मुकदमा अपना फाइल कर सकते हैं। जी। हम अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि ये सिर्फ हम आज जो बैठे हैं फारूक साहब के साथ, ये कानूनी मशवरा देंगे आपको, लेकिन हतमी जो फैसला है वो आपको अपने वकील के मशवरे से ही करना है। हाँ, अगर आपके वकला के साथ कोई मसाइल पेश आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस सिलसिले में भी जो है फारूक साहब से रब्ता कर सकते हैं। इस हमारे टेलीविज़न के ज़रिए, फ़ोन नंबर्स के ज़रिए, स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, तो कॉल कीजिए। लीगल मशवरे आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। तो जैसा कि फारूक साहब ने कहा कि अभी भी हमारी जो है अदालतें चल रही हैं, लेकिन मसला आपका अर्जेंसी हो, यानी बहुत शिद्दत से ज़रूरी मामला है कानून का, तो वो चीज़ें आप जो है अदालत तक लेकर जा सकते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। कौन है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन, कहाँ से? नाम बताएं। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बताइए अपना सवाल, वकील साहब सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरा सवाल यह है, मेरा गिफ्ट डीड है, मेरे फादर ने, मेरे चाचा भाई ने दिया इसको। वो 4 कनाल का जमीन है जी। क्या वो जमीन जो 4 कनाल है, जो हमारे जो मेरा अंकल है उनसे काटेंगे या वो मेरे बाप से मिलेंगे? मेरा सवाल है जी जो हमारा जो प्रॉपर्टी है जी उसमें 4 कनाल जमीन है, मेरे चाचा को दिया उसको गिफ्ट डीड अच्छा में, लेकिन वो मेरे हिस्से में है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता आप हूँ, चाहते क्या है ये बता दीजिए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो हम मिलेंगे, हमें मिलेंगे इस हिस्से के बगैर या इसी में काटेंगे? ठीक ठीक ठीक। हाँ। चलिए आपका सवाल पहुंच गया, वकील साहब समझ गए हैं, उम्मीद आपका जवाब दे देंगे। जी और कोई कॉलर? ये जो गिफ्ट डीड, जी जनाब ठीक है, आपका जवाब देंगे। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बोल रहे हैं भाई? श्रीनगर से। श्रीनगर से जी, सवाल बताएं। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी से मत सुनिए, डायरेक्ट फोन से सुनिए और अपना सवाल कीजिए। जनाब जी लगता है आवाज देर से पहुंच रही है। फारूक साहब, ये जो पहला सवाल था कश्मीरी भाई का 4 कनाल जमीन का चचा को मिली, इन तक पहुंची नहीं, आप समझ गए सवाल को? जी जवाब। जी वो जिलानी साहब, उनका सवाल ये था, वो गिफ्ट डीड की बात जिसे हम हिबा कहते हैं, तो गिफ्ट डीड के तहत उनका सवाल ये था कि मुझे उनके वालिदैन ने और उनके चचा को यानी अपने भाई को कुछ 4 कनाल जमीन जो है वो उनको हिबा कर दी, गिफ्ट कर दी। तो पहला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे ओरल हिबा भी, मतलब हमारे इस्लामिक जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, कानूनी जो जिसको सैंक्शन मिली हुई है, तो उसमें ओरल हिबा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रूफ करने के, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के प्रूफ करने के कोर्ट में तरीके और हैं और ओरल चीजों को प्रूफ करने के तरीके और हैं। तो सबसे उनका सवाल ये था कि क्या वो गिफ्ट डीड और वो उनके हिस्से में, तो क्या वो कटेगा या नहीं कटेगा? देखिए, पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे शरीयत के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो फैमिली लॉज हैं और जो इनहेरिटेंस लॉज हैं वो हमारे शरीयत के हिसाब से चलते हैं, ठीक है? तो उसमें वो आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वालिदैन के जिंदा रहते वक्त, जब तक वालिद बाहयात हैं, औलाद का, वो जो अगर मुसलमान है, औलाद का उसमें कोई हक नहीं होता प्रॉपर्टी पे एजर्ट करने का अपने अख्तियार को, राइट? सब्जेक्ट टू सर्टेन वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन, वो बात की बात है, एक्सेप्शंस आर नॉट रूल। तो अगर वालिद साहब बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें बाहयात रखे आगे, अगर हैं तो वो आपको, अगर उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी है तो अभी ये सवाल ये समझना कि आपके हिस्से में से दिया गया है। अगर उन्होंने हिस्सा कर भी दिया है तो वो उसकी कॉम्प्यूटर वहां पे नहीं आएगी। तो इसके लिए, इसके मजीद इस बारे में आगे पता करने के लिए कि क्या मामलात हैं, वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड भी है तो क्या म्यूटेशन उसका हो गया है, जमाबंदी हो गई है जमीन की, या उसमें पोजीशन पे कौन है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। मैं सलाह दूंगा कि वो इन सारी चीजों को लेके वहां किसी अच्छे अपने मकामी अच्छे सिविल लॉयर से मिले, सारे कागजात दिखाएं और उसके बाद उस पर कोई हतमी राय लें। जी, उम्मीद किए आपका जवाब मिल गया होगा जिस तरह से उनको गिफ्ट डीड की गई थी। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए उनको भी जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से भाई? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर जैन के श्रीनगर से जी, बोल रहा अपना हूँ। सवाल बताएं। मेरा सवाल है, जो 370 और 35A का मसला सुप्रीम कोर्ट में है जी, तो उसमें क्यों वो टाल मटोल हो रही है, उसका फैसला क्यों नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट? ये जरा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मैं माजरत चाहूंगा इसमें जाने साहब, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस मुझे लगता है कि शो का दायरा। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम है इसीलिए कि आपके अपने जो जाती कानूनी मसाइल हैं उस पर आप सवाल करें। हम किसी पॉलिटिकल कानूनी मसाइल पे हम किसी को मशवरा नहीं दे सकते। इस पे तो सरकार देखेगी, सरकार सोच रही है, उसके लिए हम पाबंद नहीं है। ठीक है, आपका अपना कोई जाती मसला है, कानूनी मसला है, उस पर आप जरूर सवाल कीजिएगा।
हेलो, एक कोई और कॉलर है, जोड़ लेते हैं। हेलो जी जी, हेलो, हाँ, कानूनी मसला है जी बताइए, कहां से बात कर रहे हैं, क्या मसला है, सवाल करें। महाराष्ट्र से है, बुल्ढाना जिले से बोलता हूँ मैं, चिखली तालुक का। जी सवाल बताइए, क्या परेशानी है। सवाल ये है कि जो नेशनल हाईवे रोड है जी उसमें जो है तो हमारे जो हमने भूमि अभिलेख से निकाले तो 22 फीट है, और अभी उन्होंने जो बना तो 110 फीट होगा वो। जी, हाँ, वो हमने कोर्ट में डाली हुई, दीवानी कोर्ट में बुल्ढाना। अच्छा, हाँ, तो उस पर कोई राय मांग रहे थे हम, जैसे इसका कुछ यानी आपकी जमीन रोड कटिंग में आई है हाईवे के। हाँ ठीक, हाँ, और जो भूमि अभिलेख से निकाले हमने तो 22 फुट है पहला पुराना, अच्छा, और अभी जो है तो तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ जमीन गई। अच्छा, हाँ, तो आपको इसका सरकार मुआवजा देती है, क्या कुछ हुआ है इसमें आपके। जी नहीं, अभी तो बस तारीखें चालू है। तो आप चाहते क्या हैं, वकील साहब से क्या सवाल करेंगे, क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। वकील साहब से यही सवाल करना चाहता मैं कि इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या, हमको मुआवजा मिलेगा क्या। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको मशवरा देते हैं, सुन लिया है वकील साहब ने। जी फारूक साहब। जी, पहले मैं वो जो एक चूंकि सवाल पूछ दिया था वो भले पॉलिटिकल टोन एंड टेनर पे था, लेकिन उसका लीगल पहलू चूंकि आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं तो उसका लीगल पहलू हमें ये समझना चाहिए। कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है जिसपे आइन के हिसाब से और किसी प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट होती है तो वो प्रोसेस लंबा चलता है, उसके लिए संवैधानिक पीठ बैठती है और मुकदमे उस पर सारे पक्ष आते हैं, अपनी बहस करते हैं, बात करते हैं, फिर कोर्ट्स फैसला देती है। तो कोर्ट्स पे इस तरह का इल्जाम डायरेक्ट लगाना कि वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ये कंटेम्पचुअस है, ये कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। और मैं आपके व्यूअर्स को सबको और हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कोर्ट्स जो हैं वो एक एग्जल्टेड बॉडीज हैं, मतलब एक लॉ उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, तो हमें रिफ्रेन करना चाहिए कभी भी कोई चीज कॉन्सेप्चुअस करने से। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं जजमेंट्स का, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना जो है वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो एक तहजीब और तमद्दुन का जो दायरा है उसमें रह के। अब दूसरा सवाल जो पूछा था अभी एक्विजिशन ऑफ लैंड के सिलसिले में, तो इस बारे में मैं उनको ये बताऊं कि देखिए एक्विजिशन ऑफ लैंड का एक अपना सेट तरीका होता है। अगर हाईवे बनी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपकी लैंड एक्वायर की, एक्विजिशन में आपको नोटिस दी होगी, उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल, कंपल्सरी एक्विजिशंस भी होती हैं और उसमें आपको एक इमरजेंसी एक्विजिशंस भी होती हैं। तो अगर आपका मुआवजा जो सरकार ने रेट तय किया वो उसके हिसाब से नहीं मिला हुआ है जो आपको नोटिस दी थी, तो ऑफ कोर्स आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। मुझे ये ऐसा लगा आपकी बात से कि आपने ऑलरेडी मुकदमा फाइल कर रखा है, तो अगर आपने मुकदमा फाइल कर रखा है और आपने कहा लोअर कोर्ट में फाइल कर रखा है, तो अगर आपने मुकदमा फाइल कर रखा है लोअर कोर्ट में तो ऑफ कोर्स जो मैटर सब जुडिस है, यानी जो कोर्ट में चल रहा है, उस पर कोई चीज बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए लीगल ओपिनियन देना बेहतर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह ये देते देते चलूं कि आप अपने लॉयर से बात करें, और इसमें रिट का भी बनता है जुरिस्डिक्शन एक्विजिशन में, जो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपने क्या प्ली ली है, क्या नहीं ली, इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप उसके लिए वैसी चीजों को कर सकते हैं। तो आप किसी अच्छे इस पे लोकल लॉयर सलाह लें और हाई कोर्ट के वकील सलाह लें, और उसके बाद आप इस पे आगे की जो है कार्रवाई करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। उम्मीद के साहब को ज़मीन के मामले में मुकम्मल जवाब मिल गया होगा, या कानूनी कार्रवाई कुछ हो सकता है, रुकावट हो रही होगी, तो आपने उसका आगे का भी रास्ता आपने उसको बता दिया है। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी बता देते हैं। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से, क्या सवाल है भाई। मैं शकील बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, मेरा सवाल ये था कि एक मकान है हमारे वालिद साहब का, पुश्तैनी मकान जी, और हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। ठीक। अब 4 भाई हैं, 5 भाई और एक बहन है जी। तो वो मकान के हमारे पास कोई पैसे पर्टिकुलर पेपर नहीं है, तो हम उसको अपने मतलब नाम कराना चाहते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है उसको अपने नाम कराने के लिए जी, क्योंकि और बाकी ऐसा कुछ पेपर नहीं है, कागजात हैं पुराने, मतलब उर्दू में लिखे हुए जी कि भाई हमने ऐसे पैसा दिया, ऐसा किया भाइयों को जी। एक तो ये सवाल था। एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे बाप की प्रॉपर्टी है जी, फादर की प्रॉपर्टी है, उसमें बेटियों का हिस्सा कितना होता है और लड़कों का हिस्सा कितना होता है, और एज पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से कितना होता है, और एज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से कितना होता है, ये मालूम करना था।
ठीक है, चलिए आपका सवाल वकील साहब ने सुन लिया है। कोई और कॉलर है, उनको भी जोड़ लेते हैं। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ, कौन देखिए कहाँ से, क्या सवाल है? जी, मैं दारुशिफा हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रही हूँ जी, सवाल बताएं। देखिए जी, वकील साहब से ये सवाल करना है मुझे। ये सीएम साहब जो किराए के लिए कुछ रूल्स दिए थे मकानदार और किराएदार के लिए, तो उसमें नंबर 1 ये है, जो बात मकानदार की इनकम इतनी लिमिटेड रहती, वो सारे पैसे उसके हर महीना खर्च में आते हैं और उसको पोस्टपोन कर दिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए किराया। पहले तो बोले थे नहीं लेना, उसके बाद ये हुआ था कि वो किस्तों में लेना, वो बगैर इंटरेस्ट के। लेकिन बात किराए इतने बोल सकते हैं उनको क्या मुरवत नहीं है, अब ईमान की बात तो नहीं बोल सकते, बेईमानी जैसी हो जाती है। तो वो देने के लिए बिल्कुल भी ऐसा बना लिए कि हमको देना ही नहीं। अब उसके बाद फिर मई का महीना भी गुजर जाएगा तो वो लोग ये बताएंगे हम तो 3 महीने घर पे बैठे रहे, अब किराया कैसे देंगे आपको। तो ये सिलसिला उम्र भर चलते रहेगा। एक बात, जिसके पास इनकम लिमिट थी उसी में उन्होंने अपना गुजारा करते थे, तो अब वो लोग क्या करेंगे, इतने दिन जब गुजर जाएंगे जी। ये सब सीएम साहब कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। अब तो ऐसी नौबत आ जाएंगी, दोनों उम्र भर लड़ते रहेंगे और इनकम बंद हो जाएंगी। नहीं देखिए मोहतरमा, सीएम साहब ने यहाँ पर केसीआर साहब ने जो कहा था कि भाई लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक आप किराया उनसे जबरदस्ती वसूल ना करें, ठीक है। फिर बाद में ये बात आई कि मकानदारों के पास भी मसला है कि उसकी अगर आमदनी का जरिया बिल्कुल था ही उतना, उसका किराए से ही गुजारा चल रहा है, ये भी मसाइल सामने आया सरकार के। तो बाद में ये बताया गया कि आप किस्तों में उनको थोड़े थोड़े करके आहिस्ता आहिस्ता करके किस्तों में अदा कर दें, ठीक है। ये बात आई और इसमें कोई जोर जबरदस्ती ना हो, इसके लिए बाकायदा एरिया के गालिबन डीसीपी और एसीपी को अपॉइंट किया गया था कि आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आती है तो आप इसको जो है सॉर्ट आउट करें, ठीक है। अगर आपको कोई जबरन किराया वसूल कर रहा है तो आप अपने इलाके के पुलिस थाना में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये सरकार ने साफ जो है डायरेक्शन दिए हैं तेलंगाना की, ठीक है, जो मेरे मुझ तक जो मेरे जानकारी में है, ठीक है ना। अगर जबरन कोई आपसे वसूली कर रहा है लॉकडाउन के दौरान का किराया तो आप अपने करीबी पुलिस थाना में शिकायत करें, वो आपसे जबरन वसूल नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि आपको किस्तों में उस किराए को देना है अपनी सहूलत के मुताबिक। ऐसा है, मैं एक मिनट आपको, अब इसमें कोई कानूनी आप केस करेंगी पूछेंगी ऐसा तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, मैं ये बोलना चाहती थी कि ये नॉमिनल बात होगी, किराएदार इस पे अमल नहीं करेंगे। किराएदार तो हिला चाहते थे हमेशा भी, ऐसे तकरीबन किराएदार कई किराएदार हैं जो टाइम पे किराया ऑलरेडी कभी पे नहीं करते, वो ऑलरेडी 1 महीना 2 महीना बाकी रखते, लेट पेमेंट होता उनका, तो वो लोग ऐसे में और भी फायदा उठाएंगे मकानदारों को। ठीक है वकील साहब, आप कोई मशवरा दें इसमें। जी देखिए, पहले मैं आपने चूंकि काफी जवाब दे ही दिया इस पे, मैं थोड़ी सी बात इस पर और ऐड कर दूं। देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालती है, कोई जियो निकलता है, कोई ऑर्डिनेंस आता है, और जब गवर्नमेंट ये डायरेक्शंस देती है, जैसा आपने बताया अभी साहब तेलंगाना में कि वो स्पेशल नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं कि किराए के लिए कोई सख्ती न करे, तो उसके बावजूद अगर कोई सख्ती करता है, जैसे अभी बहन बता रही थी, तो ऑफकोर्स इनको यह अख्तियार है कि वहां जाके कंप्लेंट करें। और अगर कंप्लेंट के बावजूद पुलिस उनके कंप्लेंट में मान लीजिए कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस की कंप्लेंट के बेसिस पे वो कोर्ट भी जा सकते हैं जी, राइट। वो कोर्ट पे जाके फाइल कर सकते हैं, उसपे आप सिविल सूट इंजंक्शन का फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल वो ऑर्डिनेंस या जियो देखना होगा। और कि साहब इस बीच में जो मकान मालिक मुझे परेशान कर रहे हैं अभी पैसे लेने के लिए, एक मुश्त मांग रहे हैं, वो मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। और जहां तक किस्तों में देने की बात है, वो मेरा प्रपोजल ये है कि मैं इतने वक्त में इतना पैसा आपको दे दूंगी जो भी आपका मेरा किराया है। तो ये सरकार ने, हुकूमतों ने, जो हमारी मुख्तलिफ स्टेट्स की रियासत की जो सरकार है, वो हर तरह के प्रपोजल से देखिए उनको सबको बैलेंस करना है। जैसा आपने कहा कि भाई अगर मकान मालिक का जरिया इनकम माश वही है कि वो किराए से घर चलता है, तो आपने उसको किराया नहीं दिया तो वो तो बेचारा सड़क पे आ जाएगा। तो इसमें एक बैलेंस बनाने की बात की गई। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं कि बहन को मशवरा मिल गया होगा। उस हिसाब से आप, वकील साहब ने जिस तरह से मशवरा दिया फारूक साहब ने, आप उस पर अमल कर सकते हैं। फारूक साहब, एक दिल्ली से जो शकील साहब का मामला था, मकान का मामला, वालिद का इंतकाल हो गया है जी, तकसीम का मामला, उनका देखिए मामला ये है, उनका सवाल जो मुझे जो समझ में आया वो ये था कि
वो पुश्तैनी मकान है और वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और उसके दस्तावेज जो मकान के जो कब्जे के या जो मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं जी। ये अमूमन कोई बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं है। पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे, पहले पर्शियन में होती थी। दिल्ली में खास तौर से पुरानी दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको आज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। हम लोग को आज भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो पर्शियन में लिखे होते हैं, फारसी में जब जबान फारसी थी। तो उसका लबाब ये है कि आप उस मकान पे रह रहे हैं, आपने चलिए आपके मकान की ओनरशिप के कागज नहीं है पर आपका बिजली का बिल होगा, टेलीफोन का बिल होगा, गैस का कनेक्शन होगा, बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, बहुत सारी होती हैं। वो भी ऑनरशिप को, टाइटल को सिक्योर करने में आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करते हैं। वालिद साहब के नाम पे चूंकि बिजली का बिल वगैरह अगर आता होगा तो जमाबंदी मतलब म्यूटेशन के रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी होगा। हाउस टैक्स वगैरह भी आते हैं। जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ हमारे म्यूनिसिपैलिटी के जो कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल उनसे हाउस टैक्स वगैरह आता है तो उसकी पर्चियां होंगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप जाके अपने एमसीडी के ऑफिस में, जो आपका एमसीडी का ऑफिस होगा, यहाँ 3-4 एमसीडी हैं, उनके पास जाके आप वहां से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। और आजकल बहुत सारी चीजें जो डिजिटलाइज कर दी गई हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो उससे आपको परेशान होने की बात नहीं है और उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि उसमें आपको कोई बाहर निकाल देगा और आप इतने सालों से रह रहे हो। तकसीम का जहां तक मामला है, लेकिन तकसीम मैं आपके शो पे ही पहले भी कह चुका हूं कि कभी हमें स्टैंडर्ड क्लॉज से, बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, जैसे हमारे पुराने जमाने में था कि भाई 16 आना में 10 आना जो है वो बेटे का है और 6 आना बेटियों का है। लेकिन तकसीम में क्या होता है, जो हमारा शरई जो निज़ाम है और जो कानूनी यहाँ सैंक्शन भी है, उसको तकसीम में क्या है दरअसल कि उसमें बहुत सारी जो एक ब्रॉडर कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में चीजों को फिट करना होता है। जैसे कोई आदमी इंतकाल हो गया उसका, तो पहले उसके ऊपर लाइबिलिटीज क्या हैं, वो मकरूज था कि नहीं था, कर्ज तो नहीं लिया था, उसके बाद उसने कोई वसीयत कर रखी, क्योंकि बहुत सारी वसीयतें इंसान के मरने के बाद ही वसीयत निकल के आती है। उसके बाद डिपेंड करता है कैसी चीजें होंगी। उसमें मान लीजिए कोई बेवा है, किसी बेटे की बेवा है, उसमें मान लीजिए कोई क्या कहते हैं उनका पोता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें हमेशा एक एकेडमिक नॉलेज के लिए तो आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी कमेंट्रीज भी हैं, लेकिन फैक्चुअल जब आप केस के बारे में सलाह दें तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि आप अपने जो आपके मसाइल हैं कि भाई आप 5 भाई हैं, 2 बहन हैं, या 1 भाई है 1 बहन है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये विल है, ये लाइबिलिटीज हैं, तो वो सारी चीजें लेके आप अच्छे लॉयर से मिले। और वो कोई जरूरी कि लॉयर मुसलमान ही हो। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो गैर मुस्लिम है, पर वो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज में मुसलमानों को भी पानी पिलाते हैं, उनको बहुत अच्छी उनकी जानकारी और उनका इल्म है। तो आप उनके पास जाएं, जो भी अच्छा लॉयर हो, और उनसे मिले, उनको अपनी बताएं, वो आपको उसका एक रेडीमेड सॉल्यूशन बना के दे देंगे। जी, तो उम्मीद करता हूं दोनों सवालों के जवाब जो है शकील साहब को दिल्ली के मिल गए हैं कि किस तरह की इसमें जो है मसाइल हैं और उसको आप हल कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर अपने नाजरीन को ये बता दें कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ारूक साहब, वो आपको कानूनी मशवरा दे रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला आपको अपने वकील के साथ ही करना है, मशवरा लेकर के आपका क्या मसला है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको कानूनी मशवरा देंगे, रास्ता बताएंगे कि किस तरह से आपके केस को आगे बढ़ाया जाए और इस सिलसिले में क्या कुछ किया जाए। चलिए एक और कॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ कौन जुड़ा है। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से भाई? हम तो कश्मीर से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, सवाल बताएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। हाँ, तो हमारा सवाल है, मैंने शादी तो बिहार में की है, मेरा परिवार वहीं पे आज लॉकडाउन में की वजह से, तो उनके मामा जो प्रमुख रहा है मतलब 2011 में, अब तो उनको इतना मारपीट कर रहा है। ये बताइए कौन सा कानून, पुलिस के पास हो जा रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा कानून है, किस कानून के पास हम जा सकते हैं, क्या करेंगे? अभी तो यहाँ से हमने बहुत कुछ, शादी आपकी बिहार में हुई है, तो आपकी फैमिली कहाँ है? बिहार में है, जिला पटना के। आप कश्मीर में हैं? नहीं, मैं तो कश्मीर में, मैंने शादी वहाँ किया है, वहीं पे मेरा परिवार आजकल है। अच्छा, ठीक, वहीं पर रुकी हुई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सके। ठीक है, चलिए आपकी बात समझ गए फ़ारूक साहब, आपको जवाब देंगे अभी।
जी फारूक साहब, देखिए, एक इस पे मैं बताऊं आपको जिलानी साहब, इनके सवाल के जवाब देने से पहले, कि ये बात आई है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में आई है, कोर्ट्स ने भी इसको माना है कि लॉकडाउन की वजह से चूंकि रेगुलर कोर्स लोगों को जस्टिस का जो एवेन्यूज है वो मिलने में तकलीफ हुई है, तो उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर में खास तौर पे बहुत इंक्रीज हुआ है, उसमें काफी इजाफा हुआ है। और पुलिस को मैं मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि चूंकि पुलिस फोर्स इस वक्त उसकी ज्यादा जो तवज्जो थी वो इस वबा को लेके थी, कोरोना वायरस को लेके है, और लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने में और जरूरत की सामान पहुंचने में, और पुलिस की काफी काम भी है भाई, वो पुलिस हैं और डॉक्टर्स हैं, इनकी जिम्मेदारियां काफी बड़ी भी हैं, तो उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाए। लेकिन इसका खैर ऑफ कोर्स ये वो नहीं है, मैं इसका एक्सक्यूज नहीं दूंगा, न मैं कोई पुलिस का स्पोक पर्सन हूँ कि मैं ये कहूँ कि पुलिस ने अगर नहीं किया तो गलत किया, पुलिस को गलत नहीं किया, पुलिस को करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है उनकी। और इसके लिए हर जिले में आपने देखा होगा, हर थाने में, या अगर हर थाने में नहीं तो हर जिले में 2-4 थानों को मिला के, एरिया को मिला के एक महिला सेल बना दी जाती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कहते हैं उसको, कॉस सेल। तो अगर इनके साथ जैसा बताया कि इनकी एहलिया के साथ या जो भी हैं पटना में उनके साथ मारपीट की गई है या कुछ भी चीजें की गई हैं और पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया है तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप पुलिस नहीं सुन रही है, थाना नहीं सुन रहा है, आप एसएसपी को दीजिए, 154(3) सीआरपीसी का होता है रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं सुन रहा है, 156(3) फाइल कीजिए। भी जरा लॉकअप है, लॉकडाउन है, दिक्कत है, लेकिन अर्जेंट मैटर्स लोअर कोर्ट में भी सुने जा रहे हैं। अच्छी बात ये है, तो आप जाके बताएं कि साहब मेरी जान को खतरा है, अगर ये लॉकडाउन के चक्कर में आपने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी जिसका मैं शहरी होने के नाते मुझे अख्तियार है, तो मैं तो बचूंगा ही नहीं, तो फिर तो मेरे लिए तो लॉ कुछ रह नहीं गया। तो आप कोई अच्छा लॉयर हायर करें और बिल्कुल होगा, और आप रिप्रेजेंटेशन दें एसएसपी को लेके, डीजीपी को लेके, बल्कि बिहार के जो डीजीपी काफी प्रोएक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, गुप्तेश्वर पांडे जी, तो आप इन लोगों को लिखिए और चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो और कोर्ट जाएं आप। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मशवरा मिल गया होगा, जैसा कि फारूक साहब ने कहा, आप इस मशवरे पर अमल करते हुए ये काम कर सकते हैं। एक और कॉलर को जोड़ लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बहरहाल हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से कुछ सवालात आए हैं जिन चीज़ों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, अभी जैसा कि एक सवाल आया है, इस पर भी मशवरा दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस सवाल से कई लोग जूझे होंगे, कोई यहाँ फंसा है, कोई वहाँ फंसा है। तो ऐसे में आप जो है कानूनी राय मशवरा लेकर पहुँच सकते हैं, अपने लवाकिन से मिल सकते हैं, अपने अफराद ख़ानदान से मिल सकते हैं। जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हम आपको राह दिखाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कानूनी मशवरा है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दोबारा आपका खैर मकदम है प्रोग्राम वकील साहब में। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील फारूक साहब। तो फारूक साहब,
आपको फिर एक बार जोड़ेंगे और सबसे पहले हम जोड़ेंगे एक कॉलर को, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन कहां से, सवाल बताए भाई। हेलो हेलो जी, सुन रहे हैं आप, सवाल बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। जी, मैं भोपाल से मुइन बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा ये सवाल है वकील साहब से, जैसे मेरी अभी खाला है, खाला का क्या है कि इद्दत हुई थी, तो इद्दत के 4 महीने बाद उनके नंदों ने परेशान करना चालू कर दिया जी। तो उसका सामान वामान अभी हमने उठा लिया है, और एक लड़का है खाला का जी। तो उनके हिस्से में वो घर आ रहा है, तो ये 6 बहने नहीं चाह रही थी, उनकी 6 बहने जो हमारे खालू का इंतकाल हो गया है जी। तो उस पर क्या करना है आप बता सकते हैं, थोड़ा सा केस करें या। ठीक ठीक है, सुन लिया, वकील साहब ने सुन लिया, आप उनके जवाब को इत्मीनान से सुने, उस हिसाब से काम करें। जी वकील साहब। इस पे जिलानी साहब मैं इनको सलाह दूंगा कि इसमें जो रिलीजियस पहलू है इद्दत वगैरह का, कि वहाँ अगर मुश्किल हो रही है वहाँ से हटने में, तो इसके लिए मैं बेहतर नहीं होऊंगा जवाब देने के लिए, क्योंकि ये आलिम का काम है और मुफ्ती का मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता इस मामले में कमेंट करने के लिए, बल्कि मेरी जानकारी है मैं उसको बताना भी देना चाहूंगा। जी जी जी। कानूनी जहां तक मामला है, अगर उनके साथ उनकी जो नंद हैं, जो उनके मरहूम शौहर की बहनें हैं, अगर वो परेशान कर रही हैं या वो चीजें पर दिक्कत पड़े हैं, तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस कंप्लेंट फाइल कीजिए। जैसा मैंने अभी पहले वाले सवाल में दिया कि आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कीजिए, पुलिस नहीं सुन रही है 154(3) सीआरपीसी में आप रिप्रेजेंटेशन एक कंप्लेंट फाइल कीजिए अपने जिले के एसएसपी को भोपाल में, वो भी नहीं सुनते तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट भी, लोअर कोर्ट्स भी अर्जेंट मैटर्स को सुन रही है, ऐसा नहीं वो बिल्कुल बंद है, आप लॉयर हायर कीजिए और वो मैटर को सुन रहे हैं। और जहां तक प्रॉपर्टी, देखिए एक बात समझिएगा कि मरहूम के इंतकाल के बाद उनको घर से निकाला नहीं जा सकता, कानून उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देता है, उनको भी देता है और उनके बच्चे को भी देता है, जो आपने बताया बेटा है। तो अगर वो उनकी बच्चे की फूफियां और उनके शौहर के, मरहूम शौहर के जो फौत हो गए उनकी बहनें निकालना चाहती हैं, तो आप इस पे इंजंक्शन ले सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी फाइल हो सकता है और वो निकाल नहीं सकते। जहां तक इद्दत का मामला है, देखिए मैं एक चीज आपके और व्यूअर्स को इस सवाल से दूंगा, क्योंकि हम लोग चूंकि पेशे से वकील है, रोज ये चीजें देखते हैं। देखिए हमने ये देखा है कि नॉर्मली हमारे मुआशरे में एक इशू है जो कि पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा उसको मैं नेगेटिव भी कहता हूं कि नॉर्मली औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जब जुल्म होता है तो मायके वाले लोग जो हैं वो उसको समझाते हैं कि भाई घर बसाना है, मतलब सारी जिम्मेदारी जो है वो लड़की के कंधे पे ये घर बसाने की और सह लो। लेकिन मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा, क्योंकि जाती तजुर्बे की बुनियाद पे कि हमने देखा है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है और उन लड़कियों को, कुछ लोगों को मार दिया गया है, जान से मार दिया गया है। तो अगर इस बात का थोड़ा सा भी शुबा हो जाए तो अपनी लड़की की बात पे यकीन करें, और अगर आप उस पर इन्वॉल्व हो उसको अलग न छोड़ें, और अगर आपको ये लगता है कि इस पे मसला ज्यादा टेढ़ा है, खराब है, तो आप प्लीज उस पर कानूनी कार्रवाई करें, अलग होने की कार्रवाई करें। लड़की तलाक शुदा अगर तलाक है तो उसकी हुजूर वो ज्यादा बेहतर है बहैसियत लड़की न होने से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब ये मशवरा भी देने के लिए, और आपने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी है, ये समझाने के लिए मुआशरे में इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से भाई? सर मैं जैट के कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रहा हूँ। जी सवाल बताएं। मेरा नाम मंजूर अहमद है जी। सर हमने एक दुकान किराए पे दी हुई थी जी। एक दुकान है जो मेरी मिल्कियत है जी। तो उस दुकान को हमने किराए पे दिया हुआ था एक आदमी को जी। तो उसकी डेथ हो गई। ठीक। तो उसकी लगभग तकरीबन 7-8 साल उसकी डेथ हुई, वो 7-8 साल पहले मर गए। ठीक। तो उसके बाद उसकी 3 बेटियां हैं जिसमें एक शादीशुदा है जी। तो सर हमने उनको केस किया हुआ है लोअर कोर्ट में जी कि आप हमें दुकान वापस दे दीजिए, क्योंकि टेनेंसी आपकी खत्म हो रही है। जो आपकी हमने शॉप आपको किराए पे दिया हुआ था जी, उसकी मुद्दत खत्म हो गई और जो मर गया किराएनामा जिसको बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट टेनेंसी बोलते हैं जी। तो हमने उसको किराए पर जो दिया हुआ था, अब हम उसको बोलते हैं कोर्ट के जरिए कि आप हमें जो एक्चुअल पोजीशन है शॉप की वो आप हमें वापस दे दीजिए जी।
अब क्या आ रही है? वकील साहब से सवाल है जी कि क्या हम वो मतलब कानूनी तौर पर वो हमें दुकान वापस लौटा सकता है या उसके लिए क्या? चलिए ठीक, आपका जवाब देंगे, बात समझ गए हैं जी वकील साहब। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना होगा कि जो एग्रीमेंट जो कि आपकी मिल्कियत थी और आपने किराएनामे के बेसिस पे उनको किराए पे दिया था, वो एग्रीमेंट का टेन्यूर क्या था, टर्म क्या था जी, और कितने वक्त का था, लॉन्ग टर्म टेनेंसी थी, छोटी टेनेंसी थी, 11 महीने की थी, 2 साल की थी, वो डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ इस नाते कि अगर मान लीजिए कि दुकान की किराएनामे की मियाद 3 साल की हो और जो जिसने दुकान किराए पे ली हो उसका इंतकाल हो गया हो तो टेनेंसी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। सिविल लॉज में ये हमें समझने की जरूरत है कि उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, जिसकी फौत हो जाता है, उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, दूस लीगल हेयर्स स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डिसीज्ड, मतलब उनके उस पे अख्तियारात पे वो आ जाते हैं। तो हाँ, अब ये मौत होना टेनेंसी खत्म होने की कंडीशन नहीं है, अनलेस की एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो ये बात कि भाई अगर आपकी मौत के बाद ये एग्रीमेंट का मामला खत्म हो जाए। अगर नहीं लिखा है तो फिर खत्म नहीं होगा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा वक्त लूंगा इस पे थोड़ा सा जी। और इस पे नंबर 2 पे ये है कि अगर वो जो उनके जो बच्चे हैं जो अब वो दुकान पे काबिज हैं बहैसियत किराएदार, अगर वो आपको किराया नहीं दे रहे, क्योंकि जो जिम्मेदारियां उनके वालिद पे आयद थी किराएनामे के हिसाब से, वही जिम्मेदारियां उन पे भी आयद हो गई, राइट? तो अगर वो उसको उस कॉवेनेंट को ब्रीच कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो आप जो है ये मान के चले कि आप जैसे उनके वालिद साहब अगर मरहूम जिंदा होते तो आप उन पे मुकदमा करते, वैसे आप उन पे मुकदमा कर सकते हैं। तो सिर्फ मौत होना कंडीशन नहीं है। इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, सब लोग आपके व्यूअर्स को। देखिए, एक अमूमन हमारे यहाँ बड़े लोग गलतियां करते हैं, हमारे यहाँ किराएनामे को लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते, नहीं, मतलब 2 साल का कर लिया, 4 साल का कर लिया। तो मैं बताऊं आपको कि देखिए, अगर 11 महीने का किराएनामा है तो रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी नहीं है सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। पर 11 महीने से अगर ऊपर का किरायानामा है तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को जो भी ये शो को देख रहे हैं, मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि आप उसको जरूर रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड कराना लाजमी है। अगर आप नहीं कराएंगे और कल को कोई परेशानी हुई तो किराएदार के लिए भी लाजमी है और मालिक मकान के लिए लाजमी है। मालिक मकान के लिए ज्यादा लाजमी है कि वो अगर अपनी प्रॉपर्टी पे लंबा मुकदमा नहीं चाहता है तो वो जरूर, अगर 11 महीने से ऊपर का किरायानामा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन कराए, कुछ स्टैंप ड्यूटी जाती है वो दे, वो दोनों पार्टीज मिल के दे या एक आदमी दे, और वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। जी चलिए, उम्मीद करता हूं ये जवाब बहुत तफसील से आपने दिया है और कई व्यूअर्स को इस तरह के मसले उमूमन आते हैं किराएदार और मालिक जायदाद के बीच, तो बहुत तफसील से जवाब मिल गया है। और एक कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो जी, कहाँ से? कौन? हेलो जी, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, कौन कहाँ से? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ जी, औरंगाबाद से। हेलो हाँ बताइए, सवाल बताइए। महाराष्ट्र औरंगाबाद जी, औरंगाबाद, सवाल बताएं भाई आपका। हमारा सवाल ये है, 2 पार्टनर की प्रॉपर्टी है जी, चचा ताया हमारे। अच्छा, तो एक के वारस से 20 साल है, अब 13 वारस है दोनों के मिला के, वारस 13 है जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। 13 वारस है जुमला, दोनों की डेट हो गई। अच्छा, और 4 जो बड़े 4 जन बेच रहे 20 साल है, 4 लोगों ने 9 जन की नई संपत्ति लेते हुए हमारी परमिशन लिए नहीं, दूसरे 4 ने बेच डाले। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी आपके पार्टनर से बेच दी? हमारे 2 पार्टनर, हमारे वालिद साहब के 2 पार्टनर है। ठीक, तो अब इसमें दोनों की डेट हो गई, वालिद साहब की और हमारे ताया की भी। ठीक, और उसमें हमारे ताया के बच्चों ने 4 बच्चों ने बेच डाले। ठीक है, ठीक है, ठीक जी, सवाल समझ गए वकील साहब। आप जवाब, ये इनका मामला ये था कि इनके शायद वालिद साहब और इनके ताया साहब कारोबार में पार्टनर भी थे, ज्वाइंट ऑनर थे। मिन जुमला जमीनें होती हैं, जहां जमीनें ज्वाइंट होती है। मैं मिन जुमले के बारे में बता दूं लोगों को कि क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जमीन भी होती है जो खानदानी होती है, जो जैसे मान लीजिए 1 बीघा जमीन है
अब 1 बीघा जमीन में 2 फरीक मालिक अलग, मतलब बाप के बाद बेटे आ गए, पोते आ गए, तो वो अलग अलग नाम चढ़ता गया, लेकिन ये डिमार्केटेड नहीं है लैंड की कौन सी लैंड ए की है कौन सी बी की है, उसे मिनजुमला कहते हैं जी। दूसरी चीज क्या है कि अगर इनके ताया के लड़कों ने जो मतलब जो जमीन ज्वाइंट ओनरशिप में थी इनके वालिद साहब में और इनके ताया साहब में, अगर उस जमीन को उन्होंने गैर बेच दिया इनके हिस्से को भी, तो वो गैर कानूनी सेल मानी जाएगी और इसके लिए उनको जो सेल डीड हुई है जिसको उसको आप इनको चैलेंज करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये भी देखना होगा कि वो क्या पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह के नाम पे थी या वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, यानी पापा और ताया को दादा से जमीन मिली थी, या उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म कोई बना ली और उस पे, क्योंकि ये कारोबार की बात कर रहे थे, पार्टनर की बात कर रहे थे जी। तो इसके लिए आप अपने वहां लोकल जिले में जहां भी हैं आप अच्छे सिविल लॉयर से मिले, उनको सारे कागजात दिखाएं और उस पर उनकी हतमी राय लेके आगे बढ़े। मेरे समझ से प्रमा फेसाई ये लगता है कि आपको ये रजिस्टर कैंसलेशन फॉर सेल डीड का मुकदमा बनना चाहिए जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल है, मैंने किसी दलाल से 2008 में जमीन 10 मरला खरीदा जी। तो 10 मरला जमीन मैंने खरीदा है 2008 में, ठीक, दलाल से जी। और पैसा मैंने पूरा उसको दे दिया जी। फिर सर हो गया काम, उस पैसे में उसने बोला आपको मैं इसका कागज भी पूरा इसी में दे दूंगा, आपको कागज के लिए पैसे खारिज करे इसमें पैसे दे जी। फिर कुछ देर के बाद जिधर वो रहता है वहाँ उसी के पड़ोस में मैंने वो जमीन खरीदा जी। तो फिर उसको जिसका वो जमीन था उसके साथ उसको तनाजा हो गया, दलाल और असली जमींदार को आपस में टकराव हो गया जी जी जी। मैं आ गया फिर अपने घर से, जो जमीन उसने मुझे दिया जिस पर मैंने कागज पत्थर वत्थर डाला था, तो मैं आ गया, मैंने इसके मकान में रिहाइश की क्योंकि ये मुझे कागज नहीं दे रहा था। अब मुझे हो गया इसके मकान में 12 साल जी। खुद वो भाग गया इस मकान से, जो अपना मकान उसको था वो खुद भाग गया बाल बच्चे लेकर जी। अच्छा, वो अपने गाँव चला गया, मैं उसके मकान में अब 24 घंटे रहता हूँ, रखवाली भी करता हूँ उस मकान का, सब कुछ मैं उसको कर रहा हूँ, मगर कोई किराया विराया कुछ नहीं है। जब उसने मेरे साथ यही किया जी, तो आज तक मुझे वो कागज नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो अभी उस मकान पर आप काबिज हैं जी? ठीक है, आपके पास कागज नहीं है? कागज भी नहीं है, मगर जो जमीन जिसका वो तनाजा था जी, जो मैंने खरीदा था, मैंने उसको भी कब्जा किया, ठीक, उसको भी मैंने कब्जा करके रखा, मगर दलाल मुझे सामने नहीं आता, वो कागज नहीं देता, नहीं उस जिम्मेदार के सामने आता है जिसका असली जमीन था जी। उसको कुछ पैसों के ऊपर में टकराव हो गया। चलिए ठीक है, आप वकील साहब को सुने, आपका सवाल वकील साहब समझ चुके हैं, अब वो क्या मशवरा दे रहे हैं आप गौर से सुने जी। वकील साहब, इस पे जैन साहब इनको मैं मशवरा ये दूंगा कि सबसे पहले चूंकि इन्होंने 12 साल बड़े गिन के बताए, 12 साल राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट करता है सीपीसी के हिसाब से जी। तो ऐसे सॉरी इस पे माफ कीजिएगा, सीपीसी कह रहे थे कुछ जजमेंट से राइट टू एडवर्स पोजीशन में जी, तो 12 साल का ही मामला होता है। खैर, इनका जो मामला है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अगर आपने पैसे दिए किसी एजेंट को, जो दलाल आप बता रहे हैं, और उनके थ्रू आपने जमीन का सौदा किया, जो जमीन के असल मालिक थे, तो भाई कुछ कागजात तो इकट्ठे साइन हुए होंगे, कुछ तो हुआ होगा ना। बिल्कुल, कागजात नहीं दिया ये अलग बात है, पर आपने कुछ तो साइन वाइन किया होगा, पोजीशन, पैसे दिए होंगे तो आपने जो है वो बैंक से कुछ ट्रांसफर किए होंगे। बिल्कुल, तो आपको ये आप पे, मुझे ऐसा लगता है आपकी बात समझ के कि आपको कुछ वक्त पहले ही उस एजेंट के ऊपर और जो मकान मालिक थे उनके ऊपर आपको मुकदमा करना चाहिए था कि भाई मैं इस मकान में मुझसे पैसे ले लिए गए, मुझे कब्जा भी दे दिया गया, लेकिन ये कागज नहीं किए गए, तो कोर्ट आपको सुनती, एविडेंस लेती। अब चूंकि आपने इतने साल तो कुछ किया और आप कह रहे हैं कि अब वो लोग आपको परेशान भी नहीं करते हैं, आपको कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, वो लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए, आप वहां घर में रह रहे, आपको मुश्किल ये है कि आपके पास कागज नहीं है जी। तो कोई मुश्किल नहीं, आप रहिए। अब ये राइट टू एडवर्स पोजीशन का मामला बनता है, लेकिन अब राइट टू एडवर्स पोजीशन पहले नेगेटिव राइट था, अब तो पॉजिटिव राइट भी हो गया, आप खुद भी असर्ट कर सकते हैं, एक लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसके लिए मैं, चूंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके पास जो भी कागजात हैं 12 साल पहले से लेके अब तक के,
वहां रहने के सबूत से लेके, पैसे देने से लेके, जमीन का हक कब्जा लेने से लेके, आप इन सब चीजों को लेके और किसी अच्छे सिविल लॉयर से मिले और उनके हक में राय लेके ही आप आगे बढ़ें। और हो सकता है कि वो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मुकदमा करने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिमिटेशन का भी मामला हो जाएगा। लिमिटेशन लॉ मतलब आप एक मुकदमा करने की मियाद कानून में तय है कि आप कौन सा मुकदमा कितने वक्त तक कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि आप लिमिटेशन से बाहर होते हैं नहीं होते हैं, तो आप किसी अच्छे लॉयर से मिले और सलाह लें उनसे। इस मेरे मशवरे को ध्यान में रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद के भाई को जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? हेलो, हमारा नाम है लड्डन पठान, दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से जी, सवाल बताएं भाई। आप अपना सवाल जो है फोन पर करें और फोन पर ही सुने, टीवी पर ना सुने प्लीज। जी, हमारा सवाल ये है साहब कि हम जो है रहने वाले, आप अपना सवाल कंटिन्यू करें, टीवी का ऑडियो बंद कीजिए और फोन पर सुनिए। अच्छा जी, जी, हम लड्डन पठान बोल रहे हैं दिल्ली से जी। हमारा सवाल ये है कि हम यूपी अलीगढ़ में सिकंदराबाद में हमारा गांव है जी। वहाँ पर सन 1955 में हमारी मदर ने 55 में या 56 में हमारी मदर ने प्लॉट लिया था जी, कस्टूरियन से प्लॉट लिया था। ठीक। वो कस्टूरियन के प्लॉट के पेपर हमारे पास आज भी हैं। ठीक। उसके बाद हमने मकान बना लिया था, उसमें रहे थे हम जो है सन 1970 तक जी। उसके बाद हम जो है दिल्ली आ गए थे मुलाजिमत के लिए सिलसिले में। ठीक। उसके बाद में जो 3 भाई थे, हम तीनों भाई जो है दिल्ली आ गए थे। उसके बाद में जो है वो प्लॉट, जो मकान गिर गया था, प्लॉट बन गया था। ठीक। लेकिन उसको वो प्लॉट को जो है हमारे भाइयों ने हमें भी साथ ले गए थे। वो हमारी मर्जी नहीं थी, लेकिन वो जो है उसको फरोख्त कर दिया था किसी लेडीज को। ठीक। हम नहीं चाहते थे फरोख्त करना, नहीं चाहते और आज भी नहीं चाहते। ठीक। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं वकील साहब से, क्या उसमें वो प्लॉट जो है हमें वापस मिल सकता है? ठीक है, ठीक है, आपको जवाब देंगे। जी वकील साहब। ये भी सवाल कुछ मिलता जुलता पहले वाले से ही है, मतलब कानूनी अगर हिसाब से देखें, फैक्ट्स भले अलग हैं जी। देखिए लड्डन साहब, ऐसा है कि अगर आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आप चाहे दिल्ली में रहें या आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहें या दुनिया के किसी कोने में रहें, आपकी प्रॉपर्टी अगर है कहीं भी जिसके आप मालिक हैं, तो उस पर किसी को अख्तियार नहीं है कि वो जाके जबरदस्ती कब्जा कर ले या कोई किसी को बेच दे। फ्रॉड होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन उसका इलाज ये है कि आप पहले उसके रिकॉर्ड्स निकालें, पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस से देखें कि भाई वो जमीन किसने किसको बेची, और पेपर्स मिल जाएंगे इजीली, आप एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं। और उसके बाद आप उस पर मुकदमा फाइल कर सकते हैं, एविक्शन का, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का, और साथ में फ्रॉड का भी, जिसने आपको इम्पर्सोनेट किया उसको करने के लिए जी। तो आप इन चीजों, प्लस उस पर लिमिटेशन भी देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत साल आपने कुछ मुकदमा ही नहीं किया, 12 साल निकल चुके हैं, तो आपको फिर मुश्किल होगी राइट टू एड्रेस पोजीशन से। इसलिए इन चीजों को इवैल्यूएट करने के डॉक्यूमेंट्स को देखना बड़ा लाजमी होता है। जैसे मरीज को बिना नर्व्स पकड़े डॉक्टर कभी कभी इलाज नहीं कर पाता, वैसे कभी कभी वकील बिना कागज देखे जो है उस पर आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि ऐसे टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे आप डॉक्यूमेंट्स लेके किसी अच्छे लॉयर से मिले और उनसे सलाह लें, और वो कोई भी वकील जो सिविल का जो एक्सपर्टीज रखता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको एक मुनासिब फैसला सलाह देगा। जी जी। चलिए एक और कॉल को जोड़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से, कौन बात कर रहे हैं? जम्मू से बोल रहे हैं जी। जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि क्या बहू का राइट्स बनता है सास की प्रॉपर्टी पे जबकि तलाक हो चुका हो, तो उसका जो एमआई है वो भरती है, सास ही लोन है, बैंक लोन है, तो उसके बावजूद वो मतलब वहाँ पे कमरे में आके काबिज हो गई है, तो कहती है कि मैंने इधर ही रहना है, जबकि बैंक लोन है एमआई उसकी 12,000 पर मंथ भरती है वो सास, तो बैंक लोन है, और 2006 से वो केस हाउसिंग लोन है वो एक। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोई झूठा केस हो, जैसे कि किसी को भाई बंदी बना के रखा 10 दिन 8 दिन, तो अमर उजाला पेपर में भी शाया कर दिया इन्होंने ये न्यूज, तो बाद में वो इस्लामी कोर्ट में पेश होती है, वहाँ पे वो केस खारिज होता है, झूठा सदर होता है, तो उसने अमर उजाला से भी रुजू किया
जी कि भाई ये आपने न्यूज क्यों लगाई। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक कर देते हैं, लिहाजा हमने ठीक करवाने के लिए उनको फोन नहीं किया था, हमें इस केस की नॉलेज नहीं थी, इसलिए हमने फोन किया। तो अब मैं 170 का दावा करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं दलील लेना चाह रहा हूँ वकील साहब की। जी ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया है। तो दो पहलू है सवाल के इनके। जी, पहला जवाब देता हूँ। देखिए, मदर इन लॉ के नाम प्रॉपर्टी है, बहू वहां रह रही है, और अगर उसका शौहर भी वहां रह रहा है तो उसको राइट टू शेयर्ड एकोमोडेशन तो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से। जी, अगर हस्बैंड भी वहां नहीं रह रहा है तो फिर उनका कोई राइट नहीं है। मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी में बहू का कोई ऐसा अख्तियार नहीं, अनलेस की प्रॉपर्टी इनहेरिटेड ना हो उनके वाले, अगर उनकी खुद खरीद उनकी, उसमें बहुत सारे एंगल्स है। लेकिन अगर वो हस्बैंड वहां पे रह रहा है तो आप उसको वहां से बाहर नहीं, क्योंकि उसका भी राइट टू शेयर्ड एकोमोडेशन का एक कमरा जैसा होता है वो रह सकते, उसको ये प्रोटेक्शन है कहा उसमें लॉ में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। दूसरा जो आपने कहा कि किसी गलत मुकदमे में किसी को रखा गया और आपने उसको रुजू करने को कहा, सारी चीजें करने को कहा, किसी अखबार का नाम लिया आपने, तो मैं उसमें आपको सलाह दूंगा कि आप के पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है आप उनको नोटिस दीजिए कि भाई इसको आप सही कीजिए और ये आपने गलत जो है वो न्यूज शाया की, और उसके बावजूद वो नहीं मानते तो आपके पास अख्तियार है कानून में, आप डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। वो आपको किसी अच्छे लॉयर से मिलकर उस पर आगे की सलाह लेके आपको आगे बात बढ़ानी चाहिए। जी चलिए, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? हाँ, नागपुर से बात कर रहे थे जी, सवाल बताए भाई। हाँ, हमारा सवाल था। हेलो जी जी, सवाल बताए, सुन रहे। टीवी पर मत सुनिए, आप फोन पर सुनिए, टीवी को ऑफ कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दीजिए। हमारा सवाल था जी। हाँ, एक 2 एकड़ हमारे दादा ने दिए थे हमें। जी। हाँ, तो उसमें हमारे हिस्से में बावड़ी थी। जी। और हाँ, हमारे हिस्से में बावड़ी थी। जी। कुआं। जी। हाँ, कुआं था। तो अगले वाले के जो हमारे दायरे भाई है उनकी भी 2 एकड़ उनका भी हिस्सा था हमारे बावड़ी में। जी। हाँ, तो अब पूरी खत्म हो गई, यानी पूरी डगर गई वो बावड़ी। हाँ, तो हमने उनसे कहा कि हम पूरा बनाएंगे हम दोनों मिलके, तो उन्होंने तैयार नहीं हुए। अच्छा। हाँ, तो खेत के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमारी नया कुआं खोदना पड़ा हमें। ठीक है। हाँ, तो हमारा नया पूरा होने के बाद में आप कह रहे हैं वो जो पुराना है वो हम बन के निकालेंगे। ठीक। हाँ जी। लेकिन अब हम जब तैयार थे तो जब वो तैयार नहीं थे। ठीक। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है? हाँ, तो परेशानी ये है कि आप वो बोल रहे हैं कि हमको करना है, वो 4-5 फीट रहा है सिर्फ। हाँ जी जी, ठीक है, मैं समझ गया। ये ठीक है वकील साहब, आपका जी, ये बेसिकली डिवीजन का प्रॉपर्टी की तकसीम में या कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज के उसमें कुएं को लेके मामला है। जी। और इनको नया कुआं बनाना पड़ा और उसके बावजूद उनका जो जॉइंट कुआं है वो अब उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर ये एग्रीव्ड है उनके किसी एक्शन से, इनको लगता है कि इनकी किसी भी राइट का वर्शन हो रहा है, तो ये कोर्ट चले जाए, इंजंक्शन वगैरह ले लें उस पर। तो ये चीजें, चूंकि देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है, मैं आप बता दूं आपके व्यूअर्स को जी, कि हमारे मुल्क का जो फेडरल सिस्टम है, मतलब सरकार जो हमारी केंद्र में है, यूनियन में है, सेंटर में है, और जो हमारी रियासतों में है, वैसे ही कानून, बहुत सारे अख्तियारात कानून बनाने के हमारी रियासती सरकारों को भी हैं जी। तो जमीन के मामले में खास तौर से, जमीन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो लॉ बनाने की जो पावर है वो स्टेट सरकार को, इसलिए आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टेट्स में जमीन के मुख्तलिफ कानून होते हैं जी। ठीक है, हालांकि रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली जो प्राइमरी लॉ है वो तो सेंट्रल लॉ है जी। तो इसलिए जमीन के मामले में खास तौर से, जैसे कुएं वगैरह को लेके, चूंकि बहुत पुराने मामले हैं, कुएं को लेके, तालाब को लेके, इस पे स्टेट के कुछ अलग लेजिस्लेशंस भी हैं। तो इसलिए वहां लोकल लॉयर से मिलना और उनसे पूरी सलाह लेना ये इनके लिए बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख खान साहब आपका। तमाम व्यूअर्स को जिन लोगों ने सवाल किए हैं उनका आपने बहुत सी तशफ़ी बख्श जवाब दिया है और कुछ तफसील से भी बताया है, और जिस तरह के मुकदमे कॉमन होते हैं उसमें भी आपने उसके लिए मशवरे दिए हैं। तो हमारे तमाम व्यूअर्स को मशवरा देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और एक बार हम नाज़रीन को बता दें कि ये कानूनी मशवरा था,
और जो आपके जो कानूनी मसाइल हैं वो आप अपने वकील से हतमी फैसला लेकर मशवरा कर ही, जैसा कि फारूक खान साहब ने कहा, स्टेट सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, स्टेट के कवानीन अलग होते हैं, तो उस हिसाब से अपने कानूनी मसाइल को हल करें। तो वकील साहब में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।